नमस्कार, मैं गिरिजा प्रसाद और आप देख रहे हैं बीएनसी भारतीय न्यूज़ चैनल। इस वक्त मैं रमेश थेटे फिल्म्स के जो अध्यक्षता कर रहे हैं राजेश जाटव जी। आप लोग को शायद नहीं मालूम होगा कि यह जो फिल्म बन रहा है भीमा कोरे, द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव, ये 1818 की कहानी है और उस पर बहुजन साथ रमेश थेटे करके और उनके जो सहयोगी हैं राजेश जाटव जी, तो उनसे मैं कुछ बात करता हूँ कि क्या उनके ऊपर बीती, कुछ उनके साथ अनहोनी भी हुई है, तो वो अब उनकी जो है बातें रखेंगे यहाँ पे और आप बने रहिए इस पर। सर जी, पहले तो आपको नमो बुधाई, जय भीम। जय भीम सर। सर जी, रमेश थेटे जी जो मूवी बना रहे हैं और उनके साथ उनके जातिवाद भेदभाव भी हुआ है, तो क्या उनके साथ हुआ है, कुछ लोगों को बताइए आप। सबसे पहले मैं आपके सभी दर्शकों को जय भीम, नमो बुद्धाय और आपको भी। और ये पहला मेरा ऐसा टाइम है कि मैं मतलब न्यूज़ के सामने हूँ, इसलिए मैं बताना चाहूँगा कि रमेश थेटे साहब जो हैं 1993 के एग्ज़ाम पास करके IAS ऑफिसर बने थे और उनकी जो पोस्टिंग थी भोपाल डिवीज़न के उधर थी। तो उनको क्या किया कि जो एग्ज़ाम पास करके गए डायरेक्ट, लेकिन उनको एक सचिवालय पद पे सचिव के पोस्ट पर रखा। बीच में उन्होंने गवर्नमेंट के लिए मतलब ये रिक्रूटमेंट किया कि भाई मैं जब एग्ज़ाम पास करके आया हूँ तो मेरा प्रमोशन भी होना चाहिए उनकी कार्यशैली के हिसाब से, और भी बहुत सारी चीज़ें कि कुछ साल बाद उनका प्रमोशन होता है। तो उनका प्रमोशन नहीं किया गया। फिर कुछ दिन बाद उनको ऐसा पता चला कि मेरे को लोग मतलब उनकी जो ऊपर का जो आयुक्त है उनका, उधर से उनके लिए प्रमोशन का लेटर आया है, लेकिन उस लेटर को उनका दबा के रखा गया। तो उन्होंने खुद CM के लिए लेटर लिखा और उसके लिए उन्होंने खुद मतलब लोगों से मांग करी, सरकार से मांग करी, लोगों के सामने गए, गवर्नमेंट के खिलाफ उन्होंने काफ़ी मतलब स्ट्रगल भी किया। फिर उनके साथ में कुछ ऐसा हुआ कि उनको हर टाइम केस में फंसाने की कोशिश की जा रही थी। उनके साथ के जो डिपार्टमेंट के लोग थे उन्होंने, और एक्चुअली क्यों ऐसा होता था, क्योंकि वो एक अम्बेडकरवादी इंसान है। अच्छा, अम्बेडकरवादी भी सब थे, अम्बेडकरवादी वो मूवमेंट को लेकर चलते थे। वो मूवमेंट को उनकी स्टार्टिंग से क्या था कि बाबा साहब के मूवमेंट के प्रोग्राम चलते रहते थे, बाबा साहब को फॉलो करते थे और बौद्धिज्म को फॉलो करते थे, तो उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने की कहानी चलती रहती थी। फिर कुछ दिन बाद उनके ऊपर केस भी लगाया गया, तो केस में वो मतलब केस से जीत भी गए। और उनके जो साथ के जो लोग थे, जैसे कुछ मतलब ब्राह्मणवादी की जो उनके स्ट्रेटजी के जो लोग थे, उनकी उनके आइडियोलॉजी के, उनको मतलब उनसे बचाया गया और इनको फंसाया गया। तो ऐसे करके इनको कम से कम 25 केस झूठे लगाए गए। 25 केस उनके ऊपर झूठे लगाए गए आरोप। यस। और वो उस दौरान जब जेल में थे उस टाइम पे ये द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव मूवी की शूटिंग चालू थी, तो उस टाइम उन्होंने जेल में जाने के बाद उसको बंद कर दिया कुछ दिन के लिए। फिर वो जब कोर्ट से केस जीत गए तो उनकी वाइफ के ऊपर केस लगाया और उनको फंसाया गया। तो ऐसे उनकी जो कहानी पूरी जीवन भर चलती रही, लेकिन उनको प्रमोट नहीं किया। तो उन्होंने बोला कि मैं अम्बेडकरवाद को फॉलो करता हूँ, इसलिए मेरा प्रमोशन नहीं किया जा रहा है, मैं दलित कैटेगरी से आता हूँ। ऐसी उन्होंने तमाम बातें कही, मीडिया में भी आया, बहुत सारी चीज़ें। फिर जब वो रिटायरमेंट हुए, अभी 2-3 साल पहले की बात है, 31 अगस्त 2019-21 के समथिंग, तो उन्होंने क्या बोला, 19-20 के समथिंग, कि मैंने अम्बेडकरवाद की कीमत चुकाई है। तो इसका भी बहुत मीडिया में शोर शराबा हुआ, हमने भी देखा। फिर हमको पता चला, एक्चुअली मैं भी नहीं जानता था कि रमेश थेटे साहब कौन है। तो पता चला कि उन्होंने बोला कि मैंने जब उनका विदाई समारोह जो हुआ, तो विदाई समारोह में उन्होंने बोला कि मैं एक दलित था और मैं एक ऐसी कैटेगरी से आता हूँ, इसलिए मेरा प्रमोशन नहीं किया गया। और उन्होंने जो उसके दिल में, उनकी जो दिल में थी, उन्होंने सब बोला कि मैं अम्बेडकरवाद को फॉलो करता हूँ, इसलिए मेरा प्रमोशन नहीं किया गया। दूसरी बात, मैं अम्बेडकरवाद को मानता हूँ, बौद्धिज्म को मानता हूँ, अपने लोगों को जो बाबा साहब विचारधारा थी उस पर चलता हूँ, इसलिए मेरा प्रमोशन नहीं किया गया। वो उनके अंदर दर्द था। और इनकी जो फैमिली है रमेश थेटे साहब की फैमिली म्यूजिक सिस्टम से कम 25 ईयर से जुड़ी हुई है और खुद गाने भी लिखते हैं। बाबा साहब के ऊपर उन्होंने गाने लिखे हैं, रमेश थेटे साहब ने। तो मतलब वो संगीतकार भी हैं, वो लिखते हैं, और उनके वाइफ भी उसमें जुड़ी हुई है म्यूजिक दुनिया से। बाबा साहब के बारे में लोग अपने मिशन को आगे बढ़ाते हैं। तो उन्होंने ये जो फिल्म के गाने भी उन्होंने लिखे। फिर जब बधाई समारोह के दिन उन्होंने डायरेक्टली मीडिया के सामने, सबके सामने ये बोला कि मैंने अम्बेडकरवाद की कीमत चुकाई है और मैं वायदा करता हूँ कि इस देश में अम्बेडकरवाद का डंका बजेगा। ये बात उन्होंने कही। और उनके अंदर, और मैं इस बात को और ये कहना चाहूँगा कि जब देश हमारा आज़ाद हुआ तो उस समय कुछ ही लोग थे जो देश के सामने लड़ने के लिए आए, जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु। तो ऐसे देश में जनसंख्या तो बहुत सारी है, हमारे समाज में भी ऑफिसर बहुत सारे हैं, कल अच्छी रैंक पे हैं, हाई रैंक पे हैं, लेकिन समाज के हित के काम के लिए, समाज हित के लिए काम कौन कर रहा है, हमारी विचारधारा के लिए काम कौन कर रहा है?
बाबा साहब विचारधारा के लिए काम कौन कर रहा है, समाज के हित के लिए, देश के हित के लिए कौन सोच रहा है, ये बहुत कम लोग निकलते हैं। तो जब वो लोग कम 2-4 लोग निकले देश का आज़ादी के लिए, इसके बाद में जब संविधान बनाने की बात आई तो भी इस देश में तमाम नेता थे। इससे पहले भी बहुत सारी बात संविधान बनाने के लिए कमेटी बनाई गई, लेकिन संविधान बनाने में सक्सेसफुल नहीं हो पाई हमारे देश की सरकार है ना, हमारे देश के लीडर। तो उसके बाद में जब बात आई तो बाबा साहब ही एक ऐसे इंसान निकले इस देश के अंदर जिन्होंने इस देश का संविधान बना करके खड़ा किया। जस्ट इसी बात का एग्जाम्पल है माननीय रमेश थेटे साहब कि इस देश में हमारे समाज के और अन्य समाज के तमाम बुद्धिजीवी लोग हैं जो कहते हैं हम अम्बेडकरवाद हैं को मानते हैं, हम बाबा साहब के न्यायी हैं, बौद्धिज्म को मानते हैं, लेकिन अम्बेडकरवाद कहना और उस पर चलना और उसको अमल करना दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। मैं समझता हूँ बहुत ही कठिन है। सर जी, कुछ लोगों का कहना है कि रमेश थेटे जी जो मूवी बना रहे हैं उनका एक बिजनेस है और लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं बहुजन समाज के नाम पे, तो इस पर आप क्या कहेंगे? सर देखो, वो क्या कहते हैं कि जो लोग कुछ नहीं कर सकते ना, हमारे ही समाज के लोग हैं जो SC ST OBC समाज के ही लोग हैं, यही बात कर रहे हैं। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो लोग कुछ नहीं कर सकते ना, वो सिर्फ ये कहने से भी जाएंगे क्या? उनका कहने का मतलब ही कुछ लोग, आप इसकी बात छोड़िए, आप अगर राजनीति की बात करने के लिए जाएंगे तभी वो यही कहेंगे आपको कि आप तो वोट कटवाएं। अगर कोई पार्टी बना लेते हैं या कहीं चुनाव लड़ने जाएंगे तो आपको ये बोलेंगे तो बिके हुए लोग हैं। तो वो कौन लोग रहते हैं? जो लोग कुछ कर ही नहीं सकते, आपके मोरल को डाउन कर सकते हैं बस, और उनके पास कोई सवाल नहीं है और ना कुछ कर भी नहीं सकते। अच्छा सर जी, मूवी से लोगों को क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे समाज के ऊपर? इस मूवी से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1 जनवरी 1818 में शायद मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब इस देश में BJP की सरकार बनी, उसके बाद में जब भीमा कोरेगांव में जो दंगा हुआ, उस टाइम पर हमको पता चला था कि भीमा कोरेगांव में युद्ध हुआ है। नहीं, हमको पता ही नहीं था। उसके बाद में जब थेटे साहब ने इसका जो मीडिया में दिया और इसका एकदम से ऑफिशियली इसका ट्रेलर वगैरह जब आए, तब पता चला कि यार भीमा कोरेगांव में युद्ध हुआ और उसके ऊपर मूवी बन रही है। तो 1 जनवरी 1818 को केवल 500 महार रेजिमेंट के योद्धाओं ने 28,000 पेशवा की फौज को हराया था, और उस फौज को हराने के बाद जो सितम बनाया गया वो उस युद्ध के दिन और उसमें उपलक्ष्य में बनाया गया। लेकिन उस इतिहास का अभी किसी को नहीं मालूम था कईयों साल तक। जब बाबा साहब ने पढ़ा, बाबा साहब ने इस चीज़ को देखा और इतिहास को निकाला, तो बाबा साहब क्या करते थे, हर 1 जनवरी को वहाँ पर पूजा करने के लिए जाते थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी वहाँ पे पूजा स्थल करने के लिए जाते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि तो पूजा तो नहीं करते थे, फिर भी मान लीजिए नहीं, वो पूजा करने का मतलब ऐसा नहीं कि अगरबत्ती लगाएं। वो उस दिन जैसे अभी कैसे जाते हैं, 1 जनवरी को अभी भी जाते हैं ना, लोग मेला भरता है देखने जाते हैं और अपनी उसको 14 अप्रैल को भी अपने क्या करते हैं, उत्सव भी मनाते हैं ना, बस ऐसा ही कार्यक्रम था, कोई पूजा मतलब वो नहीं था। तो जब वो वहाँ पे जाते थे लोगों को पता चला यार ये इतिहास कुछ था, बाबा साहब ने समझाया, तब ये इतिहास को इस मूवी से उन लोगों को पता चलेगा कि हमारे साथ में एक्चुअल में क्या हुआ। अब ये चीज़ किसी को एक्चुअल पता नहीं है। इस मूवी में थेटे साहब ने एक एक चीज़ को बारीकी से बताया है। अच्छा, इसमें हीरो जो किरदार है कौन निभा रहा है? इसका किरदार निभा रहे हैं अपने अर्जुन रामपाल, और जो इसमें मूवी में जो लीड एक्टर है वो उनका नाम सनी लियोन और दिवंगना सूर्यवंशी। अच्छा। दोनों, और एक कृष्णा, वो भी है कृष्णा जो उसमें कॉमेडी में आपने देखा होगा कपिल शर्मा शो में। अच्छा, वो भी है सर जी। तो इसका बहुत भारी कीमत चुकाना पड़ा होगा, क्योंकि इतने भारी एक्टर पड़े हुए हैं, तो उसमें तो चुकाना पड़ा होगा। सर, वो कहते हैं ना कि आप एक शादी करो, शादी के लिए आपको तमाम प्रक्रिया अपनानी पड़ती है ना, इसका पैसा उसका पैसा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना कि देश को आज़ाद करने के लिए 4 लोग सामने आए, 5 लोग आए जो हीरो हैं, और संविधान बनाने के लिए केवल बाबा साहब सामने आए, उनके बीच में जा कितने भी सदस्य रहे हो, ठीक है। तो आज इस मूवी को बनाने के लिए मैं समझता हूँ थेटे साहब ने जितना जो संघर्ष किया है ना, मेरे को नहीं लगता कोई आदमी इतना संघर्ष कर पाएगा। एक दिन में 2500 पौन अटेंड करते हैं। सर जी, क्या रमेश भाई थेटे जी को सफलता मिलेगी इस मूवी से? बिल्कुल मिलेगी। मैं आपको बता रहा हूँ, थिएटर बुक किए जा रहे हैं, थिएटर एक आदमी 2-2 लाख का पैसे का पेमेंट करके और थिएटर बुक कर रहे हैं एवरीडे। मेरे पास रोज उसका डाटा आता है। अभी मैं मीटिंग में से आ रहा हूँ, एवरी वीकली बुधवार को उनकी मीटिंग होती है, उसमें सभी से फीडबैक लेते हैं कि कहाँ पर कितना सेलिंग हुई और कहाँ किस प्रकार का फीडबैक है, कितने लोग काम कर रहे हैं, किसी को तकलीफ तो हो रही। मतलब इस प्रकार से गाइड करते हैं कि जैसे IAS ऑफिसर का जो एक्चुअल में उनके अंदर जो टैलेंट है इतने लोगों को ऑर्गेनाइज करना। और अभी हमसे उन लोगों ने कोई डिपॉजिट नहीं लिया है। उनकी देखो मतलब उनके अंदर की एक दूसरी बात, उन्होंने काफ़ी लोगों को रोजगार दे दिया इसके थ्रू कि वो चाह रहे हैं आप काम तो करो। अभी तो ठीक है, हम लोग ट्रायल ले रहे हैं भाई, ट्रेनिंग रख रहे हैं, अगर अच्छा किसी ने काम किया आगे चल के तो आप समाज हित के लिए काम करने के लिए मिलेगा। और दूसरी बात कि इस फिल्म इंडस्ट्री में अभी तक बहुत सारे एक्टर्स भी है, समाज के कई एक रहे होंगे और हैं भी। आपको बिजनेस में अपने समाज के लोग मिल जाएंगे, नौकरी में मिल जाएंगे, प्राइवेट में, गवर्नमेंट में, सब जगह लोग मिल जाएंगे, लेकिन आपको इस फिल्म इंडस्ट्री के इस प्लेटफॉर्म पे लोग नहीं मिलेंगे। तो सबसे बड़ा जो अपॉर्चुनिटी है ना, जो मौका है, वो कोई नहीं दे सकता, वो रमेश थेटे साहब ने दिया है।
कि आज मैं सबसे ज़्यादा, अगर जो आगे आने वाली जो फिल्म है, अभी उन्होंने एक और पोस्टर रिलीज़ किया है किलर लॉकडाउन बोल के, एक फिल्म का शूटिंग होगी इसके बाद, किलर लॉकडाउन। तो उसके लिए ऑडिशन वो करने वाले हैं, तो उनके लिए सिंगिंग डांसिंग करने वाले कुछ अच्छे लड़के हैं जो गांव में, जिनको गांव में रहते हैं, जिनको कभी मौका नहीं मिल पाया, उनके पास कुछ संसाधन नहीं है कि अच्छी जगह तक पहुंच पाए। तो वो चाह रहे हैं कि हम ऐसे लड़कों को रखेंगे जो अच्छी प्रतिभा है उनके अंदर, उनको मौका नहीं मिल पाता। तो इतना बड़ा अच्छा काम किया है और उनके अंदर इतना करने का मैं तो उनको सैल्यूट करता हूँ कि बहुत ही मतलब कदम उठाया, अच्छा कदम उठाया। उनको मैं देखता हूँ, कभी भी तो दिल्ली में रहते हैं, कभी हमारे बहुजन साथी के पत्रकार जो हैं, चैनल बहुत है वहाँ पे देखने को मिलते हैं, नेशनल दस्तक पे, बहुजन वॉइस पे, और क्या आवाज़ इंडिया पे, ऐसे सब बहुत सारे इंटरव्यू दिए हैं और लोगों को बिजनेस के बारे में ही कहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस में जुड़िए। और सर जी ये बताइए, ये जो इसमें इनाम रखा हुआ है 2 करोड़ का एक भव्य इनाम, 1 करोड़ का एक मेगा इनाम, और 21 लाख के 5 इनाम, और 1 लाख के 100 इनाम रखा हुआ है, तो क्या ये लोगों तक पहुंच पाएगा इनाम? सर बिल्कुल पहुंचेगा। मैं आपको बता रहा हूं कि उन्होंने, मैं आपको एक पासबुक बता देता हूं, इसमें एक सीरियल नंबर दिया हुआ है। देखो, हाँ, इसमें एक देखो, ये मैंने कुछ पासेस काटे हुए हैं, देखो इसमें ये सीरियल नंबर दिया हुआ है, ये आप देखिए, इधर से थोड़ा घुमा दीजिए। ये जो सीरियल नंबर दिया है, तो ये जो पास है ना, देखो इधर उसकी जो लेगा उसकी एंट्री होगी, उसका नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर है, सिग्नेचर। ये सीरियल नंबर देखो सेम है 142511, ठीक है। तो ये कंपनी में जमा होगा और ये हम जिसको लेना है उसके पास देना है, ठीक है। तो जब ये कंपनी में जमा होगा तो ये सीरियल नंबर के हिसाब से जब लकी ड्रॉ के जो प्रोग्राम होगा सितंबर में, मूवी ठीक आगे पीछे हो सकती है, लेकिन उन्होंने फिक्स किया है कि इस लकी ड्रॉ का प्रोग्राम हम सितंबर में ही करेंगे डेफिनेटली। तो इस सीरियल नंबर के हिसाब से जिसका जो नंबर लगेगा उसको इनाम दिया जाएगा, और उसको ट्रांसपेरेंट रहेगा, मीडिया के सामने रहेगा, सोशल मीडिया पर रहेगा और यूट्यूब पर रहेगा। उसमें किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है, किसी प्रकार कोई टेंशन नहीं है। इसलिए उन्होंने सर्टिफिकेट भी दिया हुआ है, हमारे पास सर्टिफिकेट भी है कंपनी का, शायद मैंने आपको फोटो दिया होगा और भी दे दूँगा। और उसके लिए पूरा डाटा, सभी उसका कॉन्टैक्ट नंबर, नाम, एड्रेस हम आपके पास भेजते हैं, एवरीडे हमारी रिपोर्टिंग होती है। तो बताइए आप अभी तक जो अपने द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव का जो टिकट है कितना बिक चुका है लगभग यहाँ सूरत के अंदर में? देखो सूरत के अंदर अभी हमारा 200 टिकट बुक करने की एक सर से बात हुई है, उसको मैं अभी ओपनली नहीं करूँगा, एक्चुअली उनसे बात हो गई है, उन्होंने 11 तारीख को बुक करने के लिए बोल दिया। डेफिनेटली उसके 4 बुक उन्होंने एक्स्ट्रा हमने रख दिए, और आज भी हम लोगों ने सर के थ्रू और ये मैडम के थ्रू हम चले जाएंगे, ठीक है। और भी काफ़ी लोग, सब लोगों ने बोला, इन्होंने मतलब जिन लोगों को कुछ फाइनेंशियल इशू है कुछ लोगों के पास में, कि 10 तारीख तक 11 तारीख तक हम सबके, मैं बोलता रहूँगा आपको कि 20 तारीख तक कम से कम गुजरात के अंदर, सूरत के अंदर ही 500 पासेस बुक होगा, 500 समथिंग, ज़्यादा भी हो सकता है। थैंक यू सर जी। तो आप लोगों ने देखा द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव के जो मूवी बन रही है, उसमें राजेश जाटव जी ने अपना रखा है विचार, और आपको मैं बता दूं कि यह लगभग 6 महीना से कार्य चालू है, जिसमें लोग मेहनत कई कर रहे हैं, और यह मिशन से जुड़ा हुआ है। आप ये मत सोचिएगा कि यह मूवी है, ये मूवी नहीं, यह आपके मिशन का काम इस हो रहा है भीमा कोरेगांव में, जो समाज को जगाने के लिए मूवी बन रही है, और रमेश भाई थेटे जी ने इस पर अपना पहला कदम उठा लिए हैं। तो आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को एक बार देखिए। हमारे चैनल पे जितने यूपी, बिहार, झारखंड और उड़ीसा के लोग जो देख रहे हैं, आप जगह जगह से आप रमेश भाई थेटे से आप संपर्क कर सकते हैं, और मैं आपको एक नंबर दे दूंगा लिंक में, उस नंबर पे आप बुक करने के लिए आप ज़रूर संपर्क कीजिएगा। जो है कि मोबाइल नंबर आपको बता सकता हूँ, ये सूरत का मोबाइल नंबर है 9074742064। मैं आपको लिंक पे भी दे दूंगा, आप संपर्क कर सकते हैं सूरत के लिए, और यूपी, बिहार के लिए हम एक अलग से लिंक दे देंगे, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम।